गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज शौर्या हियर। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मारुति सुजुकी की। पहले देख लेते हैं इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जानेंगे उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, फिर मारुति की शेयर होल्डिंग पैटर्न, पिछले 7 या 8 डेज़ की डिलीवरी परसेंटेज ट्रैक रिकॉर्ड क्या रही है, उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज क्या होती ये जानेंगे, और मारुति की डिलीवरी परसेंटेज कितनी रही है। देन वी हैव डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 8 साल का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है मारुति का, ये जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रिकॉर्ड डेट क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में मारुति सप्लायर्स के लिस्ट की बात करेंगे। सीधा चलते हैं मारुति के चार्ट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं जो आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करके। सबसे पहले बात करते हैं कि मारुति अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये देखते हैं आखिरी कैंडल जो बनाया है, ये 4654 पे क्लोज हुआ है लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार अगर देखते हैं तो ये 4000 के लेवल्स को टच किया था, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट दिखाया है। ये जो पहला लाइन आप देख रहे हैं, पहली लाइन जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन विच करस्पॉन्ड्स टू 4849, ये 23.2% रिट्रेसमेंट है, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो है। एंड नेक्स्ट लेवल वाज 38.6, तो 38.6 करस्पॉन्ड्स टू 5368 ईयर। अभी आप देख सकते हैं कि ये अपने लो बनाकर जब रिट्रेस कर रहा था तो इसने सबसे पहले 23.2 के लेवल्स को क्रॉस किया, फिर ये 38% के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया। इसको यहाँ पर रेसिस्टेंस मिली और एक भी कैंडल ऐसा नहीं बनाया है जो आप देख सकते हैं जिसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी हो। आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये और ये छठा कैंडल, ये 6 कैंडल ने ट्राई किया था इस लेवल को क्रॉस करने का, लेकिन ये सक्सेस नहीं पाई। अगर आप अभी के 5 कैंडल्स की बात करेंगे तो ये सेकेंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल, फोर्थ एंड फिफ्थ जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, ये पांचों कैंडल 23.2% रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें सक्सेस नहीं मिला। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल भी है उसका कुछ पोर्शन अभी भी इस लाइन को टच कर रहा है, यानी कि अभी भी चांसेस रिकवरी के हैं कि वो 4849 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। लेकिन जब तक वो 4.489 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, हम ये मान के चलेंगे कि ये और फर्दर फॉल कर सकता है, और अगर ये फॉल किया तो ये 4000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। यहाँ पे कुछ लाइंस जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। दिस इज 50 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। द सेकेंड लाइन करस्पॉन्ड्स टू 100 डेज मूविंग एवरेज। अगर आप देखिएगा कि अगर ये स्टॉक गिरता है, हमें इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, इनके सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस में। इफ दिस स्टॉक फॉल्स देन 4000 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। अगर ये यहाँ से रिबाउंड करता है तो 4849 या आप रफली कह सकते हैं 4850 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस। लेकिन अभी भी ये इस लाइन को क्लोज नहीं किया है, इस लाइन को इसने छोड़ा नहीं है, इसलिए अभी ये नहीं कह सकते हैं कि इसने अपने सपोर्ट को छोड़ दिया है। तो 4850 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मारुति। और अगर ये यहां से ऊपर की ओर जाता है तो ये 5368 या रफली 5370 देख लीजिए, इस पे इसको सबसे पहला रेसिस्टेंस मिलेगा। अगर ये उससे ऊपर जाता है तो इसको 100 डेज का मूविंग एवरेज दैट इज 5871, और ये ऑब्वियस है कि ये बढ़ते हुए ट्रेडिंग सेशंस के साथ डे बाय डे ये मूविंग एवरेजेस भी चेंज होंगी, दे विल फ्लक्चुएट बाय 20 और 30 पॉइंट्स। तो एज ऑफ टुडे दैट इज 10th May 5871 इज 100 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 200 डेज का अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं तो इट्स 6308। तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं अगर ये यहाँ से उठ के ऊपर जाता है तो। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो आपको जनरली कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। आप ये कैंडल देखिए जिस पे मैंने भी कर्सर रखा है, इस कैंडल के बीच में और उसके बाद वाले कैंडल के बीच में
इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक गैप है, मतलब इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट भी इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के काफ़ी गैप है इन दोनों के बीच में। मार्केट में अक्सर देखा जाता है कि जब भी ऐसा गैप फॉर्म होता है तो वो शेयर, उस शेयर का प्राइस उस गैप को फिल करने के लिए वापस ज़रूर आता है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं एग्जांपल के लिए, तो यही देखिए, ये गैप जब क्रिएट हुआ तो उसके बाद इसने करीबन 14 डेज बाद इस कैंडल ने, जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा है, इस ग्रीन कैंडल ने इस गैप को फिल किया है, इस गैप को फिल किया है, और उसके बाद वो जाकर फिर डाउन ट्रेंड में आ रहा है। सेम अगर आप देखेंगे तो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, लेकिन इस गैप को इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने फिल कर दिया था। तो अगर अभी ये बात करते हैं कि अगर मारुति रिबाउंड करता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए वापस यहाँ पर आइए। देखिए यहाँ पे करीबन 6000 से ऊपर और 6100 से नीचे, इन दोनों कैंडल्स के बीच में ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर बट उसी तरह दिख रहा है, और ये जो कैंडल है, इन दोनों के बीच में एक गैप है, और इस गैप को फिल करने के लिए अभी तक मारुति ने यहाँ तक का रिबाउंड लिया नहीं है। इसका मतलब कि ये रिबाउंड अभी इस शेयर पे ड्यू है। तो पहला जो टारगेट होगा, अगर वी शेप रिकवरी होती है या कोई वैक्सीन मिल जाता है कोरोना का और सब कुछ वापस नॉर्मल होने लगता है, तो ये मारुति का शेयर प्राइस सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक करेगा, दैट इज 6000। ये कंफर्म है, ये वापस आएगा। ऐसा आप चार्ट पे पीछे भी जाकर देख सकते हैं कि जब जब ऐसा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक गैप है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक छोटा सा गैप है। इस गैप को फुल करने के लिए ये देखिए करीबन 2 महीने बाद ये गैप यहाँ पे फिल हुआ है, ये गैप यहाँ पे फिल हुआ है। ये कैंडल्स की प्रॉपर्टीज है, वो वापस आएंगे उस गैप को फिल करने के लिए। ऐसा गैप एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए। सेम ईयर यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बना है, उसके बाद जो अगला बुलिश कैंडल बना है, इन दोनों के बीच में, इसके हाईएस्ट पॉइंट और इसके लोएस्ट पॉइंट के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो गया था, इस गैप को क्रिएट करने के लिए ये शेयर प्राइस आगे जाके करेक्ट हुआ है, और इस कैंडल ने जो मारुबुजुर्ग कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल ने इस गैप को फिल किया है। तो ये होता है शेयर मार्केट में, ऐसा फिनोमिनन होता है। अच्छा, अगर ये मानते हैं कि ये 4000 का भी लेवल क्रॉस करता है या 4000 को भी ब्रेक करता है वर्स्ट सिनेरियो में, तो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो वर्स्ट सिनेरियो में ये 3197 तक जा सकता है। और इस लेवल को इस लेवल को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस शेयर प्राइस में पीछे चले जाइए। आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे देखिए कर्सर की ओर, 2016 है और मंथ है मार्च। 2016 के मार्च में इस शेयर ने अपना एक बॉटम बनाया था, और ये जो प्राइस है 3197, ये उसी बॉटम को करस्पॉन्ड करता है। तो लेवल्स की अगर बात कर लें तो ये 4000 क्रॉस नहीं करना चाहिए, और अभी अगर ये 4850 का दामन छोड़ता है या इस पॉइंट को ब्रेक करता है कहिए, और कोई भी कैंडल, कोई भी 2 सक्सेसिव कैंडल अगर इस लाइन के नीचे बनती है, इस लाइन पे वो टच ही नहीं करती है और वो इसके नीचे बनती है, तो आप समझ जाइए कि ये फॉल करेगा ही करेगा और ऑलमोस्ट 4000 तक जाएगा। और अगर यहाँ से भी रिबाउंड नहीं किया तो ये 3200 इस लेवल तक गिर सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, 4000 से रिबाउंड करना चाहिए। तो ये थी इसके लेवल्स के बारे में बात। अब अगर हम ये देखना चाहें किसी और इंडिकेटर का सहारा लेकर कि ये फॉल करेगा या अप ट्रेंड में जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए MACD का सहारा लेते हैं। दोस्तों MACD जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग YouTube पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं। MACD बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ये जो ब्लैक लाइन है इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन, सॉरी MACD लाइन, और ये जो रेड लाइन है इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन को
नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो इसको बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। जैसे कि इस पॉइंट पे देखिए, जहाँ पे मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे देखिए, कहने का मतलब कि जब भी ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, आपको उस स्टॉक में उस पॉइंट पे, उस प्राइस पे एंट्री लेनी होती है। तो ये पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 4000 के लेवल्स को, और इस पॉइंट पे एंट्री लेनी होती है। और उसके बाद ये लाइन जब सिग्नल लाइन के नीचे चला जाता है तो उस पॉइंट पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो MACD लाइन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब इस शेयर को आपको एग्जिट करना चाहिए। और MACD का जो थर्ड पैरामीटर है, ये जो हिस्टोग्राम्स बनते हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं बताते हैं, बस ये है कि जैसे ये MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन है, इन दोनों के बीच में अगर गैप और वाइड होता चला जा रहा है तो ये ग्रीन बार्स बनेंगे और ये ग्रीन बार्स बड़े बनते चले जाएंगे। अगर इन दोनों के बीच का गैप कम होने लगेगा प्रीवियस डे से, तो ये जो कलर है वो रेड हो जाएगा और ये हिस्टोग्राम्स की साइज घटती चली जाएगी। अगर ये हिस्टोग्राम्स इस लाइन के नीचे बनने लग गए, इसका मतलब है कि आप बेयरिश ट्रेंड में आ रहे हैं। तो MACD इंडिकेट कर रहा है कि मारुति का जो शेयर प्राइस है या मारुति का जो शेयर है वो अभी तुरंत पिछले 2 दिनों से बेयरिश ट्रेंड में एंट्री कर चुका है। लेकिन अगर अभी यहाँ भी कुछ जैसा कोई न्यूज़ आ जाए, मारुति भी प्लांट खुलने वाला है 12th ऑनवर्ड्स, मानेसर का प्लांट जो है उनका 12th ऑनवर्ड्स खुलने वाला है, इससे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए तो ये लाइन हो सकता है वापस नीचे से ऊपर की ओर इसको क्रॉस कर दे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को टाइम टू टाइम देखते रहना होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एनालिसिस कर ली और वो अगले 1 साल या 10 साल के लिए फिक्स हो गया है। ये आपको वीकली या कम से कम ट्वाइस अ वीक ज़रूर करना चाहिए आपकी खुद की एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यहीं पे, सपोर्ट एंड लेवल्स रेजिस्टेंस हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमने कर ली, लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देख लिया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर चलेंगे। दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो फॉरेन प्रोमोटर्स हैं, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, एंड उन्होंने 56.21% का स्टेक होल्ड कर रखा है। नेक्स्ट है 23.1% जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने रखा हुआ है, और करीबन 990 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर चुके हैं, जिसमें से कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने रखा है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो करीबन 38 म्यूचुअल फंड्स इसमें निवेश कर रखे हैं और उनका परसेंटेज है 6.01%, जिसमें से कि मैंने उदाहरण के तौर पे ले रखा है SBI ETF सेंसेक्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, और भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वो 9.6% होल्ड करते हैं। तकरीबन 48 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने निवेश कर रखा है मारुति सुजुकी में, जिसमें से कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने LIC लिया हुआ है। 3.33 जस्ट 3.33 शेयर्स जो है, परसेंटेज शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक के पास है, जैसे कि मैं और आप। और 1.67% जो है वो अदर्स के पास है। अदर्स में आते हैं बॉडीज, कॉरपोरेट, ट्रस्ट, NRI, फॉरेन नेशनल्स। तो अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो 56% एक अच्छा परसेंटेज है प्रोमोटर होल्डिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें फॉरेन निवेशकों ने अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है, 23.18%। हालांकि ये पिछले क्वार्टर में कुछ पॉइंट्स में कम हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ अपना परसेंटेज स्टेक कम किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। और म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अच्छे खासे निवेश कर रखे हैं, तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये काफ़ी तगड़ा है। अब आ जाते हैं इसमें डिलीवरी परसेंटेज। आप जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है 7 मई को, उसमें देखेंगे 29.63 डिलीवरी परसेंटेज रही है। 6 मई को 28.5, 5 मई को 22.5। आप इस चार्ट को खुद ही रीड कर सकते हैं।
दोस्तों डिलीवरी परसेंटेज होता क्या है? कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये डिलीवरी परसेंटेज क्या है। तो इसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए डिलीवरी परसेंटेज क्या है। परसेंटेज ऑफ शेयर्स विच वर नॉट स्क्वायर्ड ऑफ द सेम डे आउट ऑफ टोटल शेयर्स ट्रेडेड। अब अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो देखिए, दैट मीन्स द परसेंटेज ऑफ शेयर्स पीपल एक्चुअली टुक इनटू देयर डीमैट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि कोई शेयर है, कोई भी शेयर है, उसका एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड कितनी है? 18 लैक्स, ठीक है, और उसमें डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी क्वांटिटी है 5,40,000। व्हाट इज डिलीवरी क्वांटिटी? अगर आप ज़ीरोधा का पोर्टल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आपने अगर किसी शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखना है तो आप सीएनसी करते हैं, और अगर सेम डे इंट्राडे करना है, खरीदना है और सेम डे बेचना है तो आप एमआईएस करते हैं। तो डिलीवरी का मतलब हुआ कि आपने सीएनसी किया है, सीएनसी ट्रेड किया है। तो अगर 5,40,000 क्वांटिटी सीएनसी ट्रेड की गई है तो ये डिलीवरी परसेंटेज कितनी हुई? 30%। 5,40,000 18 लैक्स का कितना है? 30%। और एमआईएस कितने लोगों ने, कितनी क्वांटिटी इंट्राडे में बस ऐसे ही ट्रेड की गई, उसको लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं किया, अपने डीमैट अकाउंट में नहीं ले गए। तो जस्ट इनको माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 20,60,000। मीन्स 20,60,000 क्वांटिटी वेयर स्क्वायर्ड ऑफ द सेम डे। और आप अगर ज़ीरोधा में यूज़ करते हैं और आपने कभी भी ट्रेडिंग की है तो आपको पता होगा कि 3:15 से पहले आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना होता है। तो डिलीवरी परसेंटेज इज नथिंग बट आपने जितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में कैरी कर लिया फॉर नेक्स्ट डे, वो डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन कितना डिलीवरी परसेंटेज है तो वो अच्छा है, उसको जानने के लिए नीचे मैंने एक टैबलर फॉर्म में इंटरप्रिटेशन बनाया हुआ है, इसको ज़रा देखते हैं। मान लीजिए डिलीवरी परसेंटेज ग्रेटर देन 50% है, तो ये क्या इससे आप इन्फर कर सकते हैं? इससे आप इन्फर कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर्स आर मोर एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी इज लेस। ट्रेडर्स इस शेयर्स में अब ज़्यादा वॉल्यूम नहीं पाएंगे। मींस मैक्सिमम लोगों ने अपने जो पोजीशंस हैं उसको होल्ड कर रखा है, अब वो अपने शेयर्स को बेचने को तैयार नहीं हैं, और जो वॉल्यूम है वो ट्रेडर्स को कम मिल रही है। तो ट्रेडर्स बिना वॉल्यूम के ट्रेडिंग जल्दी नहीं करते हैं। फिर 30 to 50% अगर है, अगर 30% से लेके 50% के बीच में है, तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक अट्रैक्ट कर रहा है, और ट्रेडर्स को यहाँ पे मनी बनाने में दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मिंट मनी हियर। सिमिलरली अगर डिलीवरी परसेंटेज लेस देन 30% है तो ये ट्रेडर्स पैराडाइज है, ट्रेडर्स पैराडाइज। इन्वेस्टर्स पेशेंस माइट बी टेस्टेड, मतलब इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न के लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। डिलीवरी परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि उसमें ट्रेडर्स ज़्यादा हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट माइंडेड पीपल ज़्यादा हैं। तो आप पीछे चलिए, अब देखिए यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज क्लियरली शो कर रही है कि इस स्टॉक में, मारुति स्टॉक में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स बहुत कम है, इन्वेस्टर्स बहुत कम है अभी फिलहाल। नेक्स्ट इज इस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। कंपनी ने 2019 में 17 अगस्त अपना रिकॉर्ड डेट रखा था, और डिविडेंड कितना इन्होंने डिक्लेयर किया था? 1600%, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज इट कम्स आउट टू बी 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपीज पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। तो सिमिलरली 2018 में इन्होंने अगेन 1600 दिया हुआ था डिविडेंड, 1600% का डिविडेंड दिया हुआ था, जो इन टर्म्स ऑफ रुपीज 80 रुपीज थी, एंड सो ऑन। ये चार्ट आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड पता चल रहा है। दोस्तों हम यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो बिगनर्स होते हैं, कि ये रिकॉर्ड डेट होता क्या है। ये 17 अगस्त 2019 अगर किसी ने रिकॉर्ड डेट रखा है कि मैं इस दिन डिविडेंड पे करूंगा, तो क्या 17 तारीख को अगर मैं मारुति का स्टॉक लिया होता तो मुझे ये डिविडेंड मिल रहा था पर शेयर?
17 तारीख को लेता और 18 को मैं बेच देता, तो क्या ये शेयर क्या मारुति मुझे डिविडेंड देती? ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिकॉर्ड डेट होता क्या है? इट इज द कट ऑफ डेट एस्टैब्लिश्ड बाय अ कंपनी in order to determine which shareholders are eligible to receive a dividend. अब लेमैन लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो you should be in company's record book on the day of record date. अगेन समझ में नहीं आया होगा। कहने के मतलब कंपनी एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करती है और उस रिकॉर्ड बुक में अगर आपका नाम दर्ज है ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्ड डेट, जैसे कंपनी ने, लेट अस से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी ने 18th मई डिसाइड किया कि 18th मई इज माय रिकॉर्ड डेट, तो आपको 18 तारीख को 18th मई को कंपनी के रिकॉर्ड बुक में एज अ शेयर होल्डर मौजूद होना होगा। तो आप 18th मई को कंपनी के रिकॉर्ड बुक में एज अ शेयर होल्डर कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? तो आप ज़ेरोधा में अगर अकाउंट खोल रखे हैं या अभी आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपको अभी तक ये पता होगा कि कोई भी शेयर आपके अकाउंट में T+2 डेज में आता है। आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर T+2 डेज में आता है, जिसका मतलब है T स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन। जैसे आपने मंडे को अगर कोई शेयर खरीदा, आपने मारुति के शेयर अगर मंडे को खरीदा है 11th को, तो दैट इज T। ट्यूसडे हो गया T+1 और वेंसडे हो गया T+2, मतलब वेंसडे को वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। मारुति का शेयर जो आपने मंडे को परचेज किया था वो वेंसडे को आपके डीमैट अकाउंट में आएगा और उस दिन आप उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक में एज अ शेयर होल्डर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट 18th मई रखा है, तो केस 1 देखते हैं। आपने स्टॉक को परचेज किया 16th मई को, तो T+2 डेज के लॉजिक के हिसाब से आप 18th मई को उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक में एज अ शेयर होल्डर दर्ज हो जाएंगे, तो आप उस कंपनी के डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। केस 2 देखते हैं। अगर आपने स्टॉक परचेज किया है 17th मई को, तो T+2 डेज के लॉजिक के हिसाब से आप 19th मई को उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक में जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड डेट तो है 18th, तो आप जब 19th को जा रहे हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप कंपनी के रिकॉर्ड बुक में एज अ शेयर होल्डर जरूर आ जाएंगे, लेकिन आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मान लीजिए कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उसी दिन आपने परचेज किया है स्टॉक को और आपने CNC किया है, MIS नहीं किया हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि डिविडेंड मिलेगा, अगेन नहीं मिलेगा। 18th को लिया है, मतलब T+2 डेज के लॉजिक के हिसाब से आप 20th मई को उसके शेयर होल्डर बनेंगे, उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक में दर्ज होंगे, तो आपको डिविडेंड मिलने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपने पिछले 1 साल 2 साल से होल्ड कर रखा था इस स्टॉक को, या लेटर से 1 मई से 1 मई से आपने स्टॉक को होल्ड कर रखा था, और 18th में जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन आपने इसको सेल कर दिया, तो क्या होगा? तो केस 4 पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, T+2 डेज के लॉजिक के हिसाब से आप उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक से एज अ शेयर होल्डर 20th मई 20 तारीख को एग्जिट करेंगे, लेकिन 18th में आप उसके रिकॉर्ड बुक में हैं, तो वो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर देगी। जी हाँ, आप अगर 18th मई को आप पहले से ही शेयर होल्डर हैं और आपने रिकॉर्ड डेट को शेयर को बेच दिया, तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। केस 5 कि आपने 17th मई को ही शेयर बेच दिया था और 18th को रिकॉर्ड डेट था, लेकिन प्रीवियसली आप उसको होल्ड कर रहे हैं। ये शेयर जो था आपके डीमैट अकाउंट में था पहले से, आपने 1 में या अप्रैल में या मार्च में कभी खरीद रखा था, आपने एग्जिट लिया है 17th मई को, तो T+2 डेज के लॉजिक के हिसाब से 19th में आप उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक से एग्जिट करेंगे, तो 18th को एनी हाउ आप उस कंपनी के रिकॉर्ड बुक में दिख रहे हैं, तो आपको अगेन डिविडेंड मिलेगा। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे सिंपल और इससे लूसिड मैनर में आपको पूरे YouTube सर्च कर लेना, कोई रिकॉर्ड डेट को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। लास्ट, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो हाईली डिपेंडेंट है अपने सप्लायर्स पे। मारुति के साथ भी सेम केस है। मारुति अगर पिछले कुछ दिनों से अपना प्लांट खोलना चाह रही थी, तो वो इस चीज के बारे में भी कंसर्न थी कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, मतलब उनकी लाइन चलेगी कैसे।
अगर वो अपना असेंबली बनाते हैं तो उनका जो टेल लैंप है, उनका जो वायरिंग हार्डनेस है, या फिर जो बॉडी है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कंपनीज बना रहे हैं। मारुति उन सबको एक साथ लेके असेंबली कर रही है। तो अगर वो कंपनीज नहीं खुलेंगी तो मारुति कैसे खुल जाएगी? तो जब मारुति डिपेंडेंट है दूसरे कंपनीज पे अपने प्रोडक्ट के लिए, तो अगर मारुति अफेक्टेड है तो उनके जो वेंडर्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो इनके जो प्रोमिनेंट वेंडर्स, मतलब वेंडर्स तो इनके कई हैं, करीबन 18, 19, 20, लेकिन ये कुछ मेजर नाम है जो मैंने यहाँ पे सामने लिस्ट कर रखा है, जैसे कि बॉश जो कि इनका इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह बनाते हैं, लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ है जो वो हेडलाइट वगैरह बनाते हैं, मदरसन सुमी है जो इनका वायरिंग का पूरा काम करती है, वैपको इंडिया है, मिंडा इंडस्ट्रीज़ है, सुंदरम क्लेटॉन है, एंड मिंडा कॉप है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग है, जामना ऑटो इंडस्ट्रीज़ है। तो ये सारे शेयर्स भी, अगर मारुति अफेक्टेड है तो ये सारे शेयर्स भी अफेक्टेड होंगे। इन सारे शेयर्स का प्राइस आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक है जो अभी मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया। इसमें हाल फिलहाल में 27 मार्च एंड 31 मार्च SDFC म्यूचुअल फंड ने कुछ पोजीशंस ली हैं। 27 मार्च को इन्होंने 3 मिलियन शेयर्स उठाए हैं एट द रेट ऑफ 122, और 31 मार्च को इन्होंने अगेन 3 मिलियन शेयर्स बाई किया है एट द रेट ऑफ 113.50। तो आप सुप्रजीत इंजीनियरिंग भी इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये पूरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।